मैंने इक्विलिब्रियम बताया था कि एक मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, वहां पे इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मिलते हैं, दैट इज अ पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम, वहां पे इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना है तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे कर्व्स बनाऊं और यहाँ पे मैं एक्स वाई एक्सेस पे लेता हूँ प्राइस और एक्स एक्सेस पे लेता हूँ क्वांटिटी, ये कमोडिटी ये दोनों लिए एक्स एक्सेस पे, और अब मैं कर्व बना रहा हूँ। दिस इज माय स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा सप्लाई कर्व है। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, जिस पॉइंट पर ये प्राइस, तो ये वाली प्राइस है जो प्राइस मार्केट में टिकेगी। ठीक है, इट इज दिस प्राइस विच विल स्टे इन द मार्केट। मार्केट में इसी प्राइस पे टिकेगी प्राइस, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये क्वांटिटी जो आती है, ये क्वांटिटी कहलाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये ओ है, दिस इज ओ ओरिजिन, और ये हमारी क्यू क्वांटिटी, मान लीजिए इसको मैं क्यू दे देता हूं, और ये प्राइस, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। कहने का, और मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था, इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां पे स्टेबिलिटी आती है, चीज ठहर जाती है, अपने आप नहीं हिलेगी वो, ये टिकेगी, ये प्राइस मार्केट में टिकेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो रहा है, तो ये प्राइस मार्केट में टिकेगी। इस प्राइस पे बायर भी सामान बेचने को तैयार है और सेलर भी खरीदने को तैयार है, दोनों इस प्राइस पे तैयार है। ठीक है, ये वो प्राइस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ये मैंने 2-3 पेजेस में आपको समझाने की कोशिश की थी। नो सर। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहां पे ठहर जाती है चीजें, मतलब अब उसमें मूवमेंट नहीं है, वो वहां पे रुक गई। ठीक है, अगर मैंने ग्लास ऐसे होल्ड किया हुआ है तो ग्लास यहाँ पे ठहरा हुआ स्टेबल, अब मुझे इसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा एयर का या हाथ से, तो ये जाके मूव करेगी। तो इक्विलिब्रियम वही स्टेज है कि वहां पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट हो गई है, वहां पे वो स्टेबल, अपने आप नहीं हिलेगी। हिलाएगा क्या उसको? हिला सकते हैं, डिमांड को भी हिलाया जा सकता है, सप्लाई, डिमांड को हिलाने वाले कौन से फैक्टर्स? अब मैंने आपसे वो चीज डिस्कस की थी एक बार लास्ट क्लास के अंदर, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या डिमांड कर्व को, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अगर मैं एक्स की डिमांड की बात करता हूँ तो एक तो प्राइस ऑफ एक्स, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, रिलेटेड माने सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट्स महंगे होंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप। हमने इसकी प्राइस चेंज नहीं की, सब्स्टिट्यूट महंगे हो गए अपने आप। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए चाय और कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं। चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कॉफी पीते हैं। उनसे पूछो क्या पियेंगे, वो कुछ लोग कहेंगे कि आप दोनों में से कुछ भी दे दीजिए, कोई भी चलेगा। कुछ कहेंगे नहीं हमें तो कॉफी चाहिए, कोई कहेगा नहीं हमें चाय चाहिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सब्स्टिट्यूट का, पेप्सी और कोक का, वो सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, मैं वो सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेप्सी और कोक में डिफरेंस नहीं करेंगे, उनको पेप्सी मिले तो ठीक है, कोक मिले तो ठीक है, क्योंकि मैंने वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था जो मैंने देखा, तो सब्स्टिट्यूट है। अगर पेप्सी अपना दाम बढ़ाएगी तो कोक की सेल अपने आप बढ़ जाएगी। तो कोक जो खरीद रहे थे वो तो खरीदे रहते, पेप्सी वाले भी कोक पे आ जाए। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसी ढंग से अगर मैं यहाँ पे एक्स कमोडिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सपोज मैं कोक की प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो पेप्सी वाले ने दाम बढ़ाया तो कोक की सेल अपने आप बढ़ गई। कोक ने कुछ नहीं किया, प्राइस में कम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही प्राइस है, लेकिन फिर भी अपने आप उसी प्राइस पे दाम बढ़ गए। और अगर पेप्सी सस्ती हो गई तो कोक की सेल कम हो गई, तो जो पेप्सी खरीदे तो खरीदे थे, कोक वाले भी पेप्सी पे चले जाएंगे, तो पेप्सी की सेल बढ़ गई। तो कोक ने तो बेचारे ने ना दाम बढ़ाया ना घटाया, लेकिन पड़ो दूसरे ने घटा दिए तो उसकी सेल कम हो गई। ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट्स के साथ, उसको कहते हैं रिलेटेड। रिलेटेड प्रोडक्ट दूसरा भी है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक साथ यूज होता है। गाड़ी और पेट्रोल, देखा गया, हमेशा देखा गया कि जब भी पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, गाड़ियों की सेल कम हो जाती है। और पहले तो होता था, अक्सर आता था, आजकल तो क्या रेट कभी भी बढ़ जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। पहले तो ऐसा सिस्टम होता था
कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी कि हम 5 रुपए बढ़ा रहे हैं, 3 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो रात के 12 बजे से बढ़ेंगे। तो ऐसा होता था, मान लीजिए तो आज सर रात के 12-12 बजे तक है ना लोग पेट्रोल भरवाते हैं। भरवा लेते थे, तो पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लग जाती थी। मान लो 7 बजे न्यूज आई, कहीं से टीवी पे आई, कहीं आई न्यूज आई, और वो फैल गई एकदम से, यार ये पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले 5। तो लोग सोचते थे यार 1 लीटर भरवा रहे थे ना, तो हम 2 भरवा लो। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा तो आप भरवा नहीं सकते हो, भाई 2 4 5 दिन काम चल जाएगा, थोड़ा सा रेट। तो वो सोचते हैं, तो एकदम से पेट्रोल पंप से लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, सब लोग पहुंच जाते थे, और रात में 12 बजे से। तो आजकल तो वो सब खत्म ही हो गया, आजकल तो कभी भी बढ़ जाता है। तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और उस अगले दिन न्यूज में आता था, या तो आता था, या थोड़े दिन में आ जाता था कि भाई ऐसा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो सेल्स 10% कम हो गई है। लोग सोचते हैं पेट्रोल या डीजल की गाड़ी खरीदें, डीजल की सेल की बढ़ गई। उसमें डीजल और पेट्रोल के दाम में बहुत डिफरेंस रहता था, आजकल तो करीब करीब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, पहले रहता था। तो पेट्रोल के या लोग डीजल में शिफ्ट होने लगते थे, सीएनजी में शिफ्ट होने लगते थे। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर 2 प्रोडक्ट एक साथ यूज होने और एक के दाम बढ़ेंगे, तो आप अगर दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो जो दूसरे के साथ यूज होगा, तो उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की भी सेल कम हो जाएगी। आपकी गलती थोड़ी है, आपने तो दाम दाम बढ़ाए ना घटाए, कुछ नहीं किया आपने, तो आपके वही के वही दाम है। लेकिन वो बढ़ गया दूसरा वाला, तो वो कहेंगे भाई वो बढ़ गया तो हम क्या करें, आपके प्रोडक्ट हम वो भी नहीं ले सकते, वो पेट्रोल नहीं महंगा पड़ेगा, तो आपकी गाड़ी भी नहीं बिकेगी। जबकि जो गाड़ी बनाने वाले गाड़ी बना रहे हैं, पेट्रोल वाले पेट्रोल बना रहे हैं, पेट्रोल वालों का कोई मतलब है कार बनाने वालों से ना, कार बनाने वालों का उससे मतलब है 2 व्हीलर या स्कूटर जो भी है, कोई मतलब ही नहीं। वो अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके दाम बढ़ने से उनके दाम फर्क पड़ जाता है, उनके दाम कम होने से इनकी सेल बढ़ जाती है। ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स एक साथ। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स के दाम चेंज होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री के चेंज होंगे, तो हमारी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। फिर मैंने एक फैक्टर बताया था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वाई मतलब इनकम, कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर पहले से ज्यादा खरीदेगा, कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो कंज्यूमर पहले से कम खरीदेगा। इनकम है, वो भी इनकम, उसकी प्राइस वही है। आज जेब में ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा खरीद ले, कम है तो नहीं खरीदेगा। जबकि वही उसी प्राइस पर कल खरीद के गया है, लेकिन आज पैसे जेब, आज उसके पास पैसे कम है, या उनकी उसकी इनकम कम हो गई, या कोरोना की वजह से स्लिप आई उसको, भाई आपकी सैलरी जो है 30% कम मिलेगी इस बार कोरोना की वजह से। तो बेचारा खरीद रहा था अच्छा खासा, वो खरीदेगा, उसी दाम पे खरीद रहा था, उतनी नहीं खरीदे, इनकम चेंज आया। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ये 3 में। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जैसे अभी मैंने पेट्रोल की बात, रात को 12 बजे से बढ़ने वाले था, एक्सपेक्टेड, तो अभी ज्यादा ले लो। अरे अभी मैं 1 ही लीटर ले रहा था या 2 लीटर ले रहा था, तो क्या 5 भर दो, टंकी फुल कर। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बढ़ने आएगा, उसको लगे गिरने वाले, तो जरूरत भर का ले लो, फिर रुक के भरवा लेंगे। तो प्राइस वही है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए आदमी अपनी डिमांड को कम ज्यादा कर ले रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एंड देन लास्ट इज अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस माने भाई मैं अगर शाहरुख खान का फैन हूं, तो शाहरुख खान ने तो यही पहना था, अपने को तो यही चाहिए। फिर चाहे कोई भी प्राइस हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, मेरा तो रिकॉर्ड है सर, ठीक है, मेरा तो रिकॉर्ड है। मैं अगर मान लीजिए अक्षय कुमार का फैन हूं, तो अक्षय कुमार की कोई भी मूवी आएगी तो पहले दिन पहला शो मुझे देखना है। ये टेस्ट है। प्राइस क्या करना है, प्राइस गई भाड़ में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपका टेस्ट प्रेफरेंस क्या। दूसरी चीज, हो सकता है कुछ चीज हम 10 दिन पहले नहीं खरीद रहे, ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई तो हम उसी प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं, या बढ़े हुए प्राइस पे भी खरीदने को तैयार। भाई बहुत जरूरी है, जरूरी है। किसी को दवाई है, लेनी ही लेनी, कोई भी प्राइस है, मेडिसिन है, ये सब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर प्राइस इज इररेलेवेंट, ठीक है। तो ये कुछ ये फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर? हाँ या नो ना? सर। हाँ ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने आपके सामने बनाया है ग्राफ। मैंने एक चीज बताई थी, क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो अभी ये चीज पढ़ाई जा चुकी है। मैं जब डिमांड कर बनाता हूँ, ये मैंने डिमांड कर बनाया, तो ये डिमांड कर तो मैंने प्राइस को देखकर बनाया, किसकी, कमोडिटी एक्स की प्राइस को।
इसका डिमांड कर्व है, ये कमोडिटी एक्स का डिमांड कर्व, प्राइस ऑफ एक्स, ये प्राइस ऑफ एक्स के हिसाब से बना रहा हूं मैं वाई एक्सिस, और यहां पे मैं ले रहा हूं क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो वो जो समझा रहा हूं वो समझ में ही नहीं आया, आपको ध्यान देना है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर ये प्राइस एक्स की इतनी, इसको कलर चेंज कर देते हैं ना थोड़ा सा, तो जल्दी समझ में, ये हटा दिया, कलर कर देता हूँ ब्लू। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं प्राइस ऑफ एक्स अगर इतनी है, ठीक है, तो आपको ये ब्लू करने से क्या निकला नतीजा, ब्लू को वैसे ही इतना डार्क लाइट येलो, प्राइस ऑफ एक्स अगर इतनी है तो वो एक्स की डिमांड इतनी है, प्राइस ऑफ एक्स अगर इतनी है तो एक्स की डिमांड इतनी है, प्राइस ऑफ एक्स अगर इतनी है तो एक्स की डिमांड इतनी है। ये क्या दिखा रहा है, ये कर्व बनता है प्राइस पे, तो व्हेन द प्राइस इज P1, प्राइस P1 है तो क्वांटिटी भी Q1 है, प्राइस P2 है तो क्वांटिटी भी Q2 है, प्राइस P3 है तो क्वांटिटी भी P3 है। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा कर्व जो बना है, इस कर्व के अंदर सिर्फ हमने दो चीज देखी है, प्राइस और डिमांड। ये जो बाकी के फैक्टर्स है, इनको इस कर्व को बनाते समय मैंने ध्यान दिया ही नहीं है। ये कर्व तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड को प्रोजेक्ट कर रहा है। ये कर्व ये मानकर चल रहा है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये वही के वही है, इनमें कोई चेंज नहीं है। और अगर डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड कहां से कहां तक चेंज हो रही है, डिमांड अगर चेंज हो रही है हमारे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, पॉइंट ए की डिमांड और पॉइंट बी की डिमांड, पॉइंट ए और बी की डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, ए से बी पे हम जा रहे हैं या हम बी से सी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये जो चेंज आ रहा है, अगर मैं इतनी क्वांटिटी पहले डिमांड कर रहा था, यहाँ ये क्वांटिटी आई वाज डिमांडिंग सपोज दिस क्वांटिटी, मैं ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, ओ क्यू, ये ओ है, दिस इज ओ ओरिजिन। अगर मैं पहले ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहा था तो मैं इस प्राइस की वजह से डिमांड कर रहा था, मैं ओ क्यू 2 कर रहा था तो वो इस प्राइस की वजह से कर रहा था, ओ क्यू 3 कर रहा, तो इसके अंदर मैंने ये वाले फैक्टर्स को तो ध्यान में रखा ही नहीं है, आई हैव नॉट कंसिडर्ड दीज फैक्टर्स। ये सिर्फ प्राइस और को ध्यान में रख के किया गया, ये पूरा एनालिसिस जो है, ये पूरा कर्व जो है इस प्राइस को देख के हुआ है, इस प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आया है वो हमने इस कर्व पे दिखाया। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो अन्वेष ये बताइए भाई साहब कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वही प्राइस पे, तो इस कर्व में क्या हो सकता है सर? अगर थोड़ी सी और वो बढ़ेगी डिमांड उसकी। डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो इस कर्व में उस डिमांड को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, मूवमेंट अलोंग द, नहीं शिफ्ट हो गया। मूवमेंट जब होता है ए से बी, बी से सी जब जाएंगे तो मूवमेंट, ओके यह शिफ्ट। ओके मूवमेंट जब प्राइस चेंज होती है उसी कमोडिटी की तो मूवमेंट है, और ये अगर प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट, उसको कहते हैं शिफ्ट, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस में चेंज आया, इनकम में चेंज आया, एक्सपेक्टेशन में चेंज आया, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आया, उसकी वजह से कंज्यूमर जो है उसी प्राइस पर अब पहले से अगर फेवरेबल चेंज है तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने को तैयार, उसी प्राइस पे पहले से ज्यादा खरीदने को तैयार, उसी प्राइस पे पहले से ज्यादा खरीदने को तैयार। इज दैट ओके?
यस सर। कस्टमर कह रहा है कि भाई अब P1 प्राइस पे मैं ये इतनी क्वांटिटी लेने को तैयार, ये वाली क्वांटिटी। P2 प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी लेने को, P3 पे, अब वो कंज्यूमर उसी प्राइस पे ज्यादा लेने को तैयार। इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और ये जो शिफ्ट है, ये मैंने बताया था, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है और राइटवर्ड शिफ्ट भी। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है आपके, राइटवर्ड बनाया, पुराने कर्व से राइट में जा रहा है। और अगर किसी वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि डिमांड कर्व जो है किसी भी कमोडिटी का, डिमांड कर्व अगर दूसरे फैक्टर्स में चेंज आता है तो उनकी वजह से डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट क्रिएट हो सकता है। ये ओरिजिनल कर्व था हमारा, और दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से हमारा नया डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो गया, या फिर हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है। इज दैट ओके? ये बात समझ में आई कि नहीं है? और ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये शिफ्ट आएगा क्यों? ये शिफ्ट आएगा अगर कस्टमर्स के इनकम में चेंज आएगा, इनकम चेंजेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज चेंज, उनमें चेंज आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में चेंज आता है एक, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आता है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, इनमें किसी में भी चेंज आने से ये डिमांड कर शिफ्ट करेगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। पीयूष यू आर देयर? हाँ, यस सर। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ कि इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा। मैं कहता हूँ इंक्रीज कब होता है डिमांड का, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। राइटवर्ड एक ही बात है, राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड। ये कब कब आ सकता है? ये जब आएगा इंक्रीज इन इनकम, इनकम में इंक्रीज आएगा, इनकम बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट होगा, सर डिमांड भी बढ़ेगी जब। हाँ, इंक्रीज इन इनकम, बिल्कुल। इसको कहते हैं, दूसरी कहते हैं फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज, टेस्ट और प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज, इनकम में चेंज आया, टेस्ट और प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आया, ठीक है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? अगर मान लीजिए डिमांड क्यों कब बढ़ेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? प्राइस बढ़ने की कि प्राइस गिरने की? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होना चाहिए? प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज, दोनों सर। दोनों कैसे? अगर प्राइस डिक्रीज होने वाली तो भाई साहब आप कैसे इन्वेस्ट ज्यादा खरीदेगा? तो आज कोई चीज 100 रुपए की मिल रही तो लगता है इसके दाम 90 रुपए होने वाले, तो आज ज्यादा खरीद लेगा क्या? सर तो खरीदेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, फ्यूचर अब जो और तेरे को लगता है कि फ्यूचर में आज 100 रुपए है तो लग रहा है इसके दाम 120 होने वाले, तो क्या करेगा तू? आज सर खरीद। नहीं तो ये खरीदेंगे। प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होने की चांसेस है फ्यूचर में तो तू डिमांड तेरी बढ़ जाएगी। ओके। प्राइस इंक्रीज, तो ये एक, अभी मैं आता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट को, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ, ये राइटवर्ड शिफ्ट की, मैं राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब इनकम बढ़ जाएगी कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर का अगर डिमांड कर्व अभी डी है, कंज्यूमर का डिमांड कर्व अगर अभी डी और डी है, तो कंज्यूमर कहेगा कि अब मैं उसी प्राइस पर मैं अपनी डिमांड बढ़ा के D1 ले लूंगा। कंज्यूमर अपनी डिमांड उसी प्राइस पे D1 कर देगा, उसी प्राइस D1 कर देगा। अगर क्या क्या चेंज आएगा? अगर इंक्रीज इन इनकम होगी, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज मतलब डिमांड के फेवर में। अब ये फेवरेबल चेंज का कोई ऐसा नहीं है कि
इंक्रीज डिक्रीज, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता, हम इसको फेवरेबल चेंज बोलते हैं। फेवरेबल चेंज मतलब कोई चीज एकदम से फैशन में आ गई, अब ठंड बढ़ गई तो ठंड की उसी प्राइस पे ठंड की चीजें ज्यादा बिकेंगी, गर्मी आ गई तो गर्मी की चीजें ज्यादा बिकेंगी। और दूसरा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी प्राइस बढ़ने वाली, प्राइस इंक्रीज, तो फिर डिमांड का राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये क्लियर है आपको सबको? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट चीज आपको क्या समझनी है इसके अंदर, अब मैं आ रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या चीज आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, आप बताइए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की प्राइस में क्या चेंज आना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, क्या लगता है आपको? सर एक बार रिपीट कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं? अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट समझता है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री माने जो उसके साथ में यूज हो रहा है। साथ में Yes. कैसे यूज हो रहा है? ये रिफिल और ये पेन, मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एक पेन बनाने वाली कंपनी अलग है, ये बाहर की केसिंग, और रिफिल बनाने वाली कंपनी अलग है। एक खत्म हो जाएगी इसकी रिफिल तो दूसरी रिफिल चाहिए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। यस है ना? अब ये बता, अगर मैं पेन की डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ कि इसके ये जो पेन बना रहा है इसने अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है इसकी प्राइस में क्या चेंज आया जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। रिफिल के दाम बढ़ा देंगे। बेटा अगर रिफिल के दाम महंगे हो जाएंगे तो तू पेन खरीदेगा क्या? हम कर देंगे। तू पेन भी नहीं खरीदेगा। तो रिफिल के दाम क्या होने चाहिए? कम चाहिए, घटना चाहिए। घटना चाहिए। अगर ये रिफिल के दाम घट जाएंगे तो इस पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्योंकि अभी तो हम डिमांड इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट डिक्रीजेस। मैंने भी आपको कार और गाड़ी का एग्जांपल दिया। अगर सॉरी पेट्रोल और गाड़ी का एग्जांपल, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो गाड़ियों के डिमांड कम हो जाएगी, और पेट्रोल सस्ता होगा तो पेट्रोल गाड़ियों के दाम बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर मैं डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल, गाड़ियों की डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो पेट्रोल के दाम गिरने से गाड़ियों की डिमांड में इंक्रीज आएगा। इज दैट ओके? यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस गिरनी चाहिए अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता होना चाहिए तब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मैं अब बात कर रहा हूं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूट माने विकल्प, उसका ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों, मैं ये पेन भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ। मैं अगर इसकी डिमांड की बात कर रहा हूँ तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? इसकी डिमांड कब बढ़ेगी? हाँ, बढ़नी चाहिए। सब्स्टिट्यूट अगर महंगा हो जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाए, लोग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, जिसकी हम बात करें वो उसके उसके ऑप्शन जो है वो महंगा हो गया, ऑप्शन महंगा हो गया तो लोग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पहले क्लियर कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमारा शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट इन कारणों से होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पीयूष तुमको अभी क्लास जाना है, तो स्टार्ट होगी क्लास के भी टाइम है? हाँ हो सर, हो गई ना। चलो ठीक है, तो अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, कल फिर हम करेंगे। और अभी अन्वेश तुमसे डिस्कस करता हूँ डाउट्स तुम्हारे।